हेलो फ्रेंड्स, फिफ्थ सेशन, पांचवा सेशन है। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें 5 सेशंस में फाउंडेशनल टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी पूरा पढ़ा दूंगा। यार मैं कितने बार भी तुम्हें बोलूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे, बट आई एम श्योर कि तुम समझदार लोग हो। योर वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट दिस। पॉलिटी तुम कितना मर्जी पढ़ते चले जाओ, जब तक तुम्हारे फाउंडेशनल टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे, नो मैटर व्हाट यू डू, नो मैटर वेयर यू आर, यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। देखो यार, तुम क्यों पढ़ रहे हो? वाई आर यू स्टडिंग? यू आर स्टडिंग बिकॉज तुम्हें एक एग्जाम पास करनी है, या कि तुम्हें सिलेबस खत्म करना है? नहीं, एग्जाम पास करनी है। एग्जाम पास करने के लिए तुम्हें एक बहुत हाई लेवल ऑफ स्टडी करनी है, लेकिन उस हाई लेवल को समझने के लिए हमको बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो तुम चाहे मैथ्स में पीएचडी कर लो, लेकिन तुमको टेबल्स याद करने पड़ते थे ना, कि यार 2 का टेबल क्या है, 3 का टेबल क्या है, 4 का टेबल क्या है। कुछ वैसे ही फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स ये पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स है। आज मैं तुम्हें एक्चुअली थोड़ा सा बेसिक से उठाकर टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जस्ट बिकॉज क्योंकि तुमने 4 सेशंस कर लिए। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द 5th सेशन स्लाइटली मोर देन व्हाट वी यूजुअली डू। तो थोड़ा सा मोर डिफिकल्ट है। अगर तुम रेडी हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में दे देना, ताकि मुझे पता चले यार मैं उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं जिन्होंने सच में अपना लक्ष्य बना दिया है कि वो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड क्विकली गेट डाउन टू द बिजनेस। राइट, पहली अनाउंसमेंट है हम सब लोगों के लिए, 16,999। ये एक ऐसा ऑफर है, इतना लो अनअकैडमी ने कभी भी अपने प्राइसेस नहीं किए थे। सो दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। 16,999 में ये अवेलेबल है। मेरा कोड लिखा हुआ है SIDLIVE, इसको ज्वाइन कर लो और आज ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज इस ऑफर का लास्ट डे है। डोंट मिस दिस। चलो जी, आज की पढ़ाई करेंगे। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ऑल्सो जो लोग अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज याद रखना, मैंने एक नया कोर्स निकाला है। इस कोर्स का नाम है लेक्सरेक्स। लेक्सरेक्स का मतलब होता है लॉ इज द किंग, और मैं इसमें रैंकर्स पैदा करने वाला हूं। यस, इट इज नॉट मियरली सिलेबस कंप्लीशन, इट इज नॉट मियरली कि जी हमने तो खत्म कर दिया या मैंने पढ़ा दिया। ना 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 ना, इस टाइम वी आर गोइंग टू क्रिएट रैंकर्स। अगर तुम चाहते हो भागकर आ जाओ, सिड लाइव कोड यूज करो SIDLIVE और मेरे कोर्स में आ जाओ लेक्सरेक्स। आई क्रिएट रैंकर्स एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन, रैंकर्स। इरादा रैंक लाने का है तो यहां पर आ जाओ। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक इज रिलेटेड टू बिल्स। 4 बिल्स दैट रन द नेशन। पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं, ये सबको पता है। और पार्लियामेंट में जब लॉ बनता है तो किस तरह से बनता है जी? पार्लियामेंट में जब लॉ बनता है तो उसको बनाने के लिए आपको बिल्स लाने पड़ते हैं। सो बिल्स आज हम पढ़ेंगे, जिनको हम विधेयक बोलते हैं। बट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल्स, और इन 4 तरह के बिल्स को आज हम पढ़ेंगे। समझ में आया? सो अपना न्यूज़पेपर सब लोग तुम देखते हो, वहां पर कभी ना कभी ऐसे तरह के न्यूज आती रहती है, ये बिल पेश हुआ, वो बिल वेस्ट हो गया, वो बिल पास हो गया। लेकिन ये बिल्स है कैसे? इस तरह के 4 बिल्स है। कितने टाइप के बिल्स है? 4 टाइप्स ऑफ बिल्स है। सो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि बिल्स को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। सो बिल्स को पहले क्लासिफाई करते बेस्ड ऑन कौन उस बिल को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है। उस बेसिस पे हमारे पास 2 तरह के बिल्स है, एक है पब्लिक बिल, एक है प्राइवेट मेंबर बिल। सब लोग लिखेंगे भाई, सब लोग लिखो, एक बार लिखो यार कमेंट सेक्शन में। 2 तरह के बिल्स होते हैं, एक होता है पब्लिक बिल, एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। पब्लिक बिल को कई बार कई सारी किताबों में आपको दिखाई देगा कि उसको गवर्नमेंट बिल बोला जाता है। सो पब्लिक बिल कई बार उसको बोला जाता है कि ये गवर्नमेंट का बिल है। जी, ये गवर्नमेंट का बिल का मतलब क्या होता है? अगर, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर मंत्री जी, कोई भी मिनिस्टर इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो हो जाता है गवर्नमेंट बिल। मंत्री, MANTRI, मंत्री, MINISTER, मिनिस्टर। अगर इस बिल को इंट्रोड्यूस करने वाला एक मिनिस्टर है तो वो पब्लिक बिल या फिर गवर्नमेंट बिल होता है, सरकारी विधेयक हो जाता है। मिनिस्टर को छोड़ के कोई भी सांसद या कोई भी विधायक
अगर उस बिल को पेश करता है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। तो चलो आंसर देंगे। अगर राहुल गांधी साहब बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो पब्लिक बिल होगा या प्राइवेट मेंबर बिल होगा? सोचने वाली बात है। मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूं। राहुल गांधी जी अगर इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो हो जाएगा सर प्राइवेट मेंबर बिल। क्यों? क्योंकि वो मंत्री नहीं है। लेकिन अगर अमित शाह साहब ये इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्योंकि वो एक मिनिस्टर है, वो हो जाएगा एक गवर्नमेंट बिल। सो सिंपल सा रूल हो गया। एक हो गया प्राइवेट मेंबर बिल और एक हो गया द गवर्नमेंट बिल। तो सामने सामने देख ले यहां पर। तो एक है पब्लिक बिल, एक है प्राइवेट मेंबर बिल। लिख लिया। पब्लिक बिल या सरकारी बिल कौन इंट्रोड्यूस करेगा? सर मिनिस्टर करेगा। ओके। वो प्राइवेट मेंबर बिल कौन इंट्रोड्यूस करेगा? सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेंगे, जो मिनिस्टर नहीं होंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेंगे, वो चाहे किसी भी हाउस के होंगे लेकिन वो मेंबर ऑफ हाउस करेंगे और वो मिनिस्टर नहीं है। पब्लिक बिल किसने किया? सर सरकार ने पेश किया। तो सरकार ने पेश किया तो वो किसका रिफ्लेक्शन है? वो क्या दिखा रहा है? सर की सरकार की पॉलिसी क्या है। सो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ये कौन दिखाएगा? सर ये दिखाएगा पब्लिक बिल। प्राइवेट मेंबर बिल इंडिविजुअल भी हो सकता है जी। किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लगा कि नहीं नहीं यार मुझे इस बात को उठाना है, तो वो इंडिविजुअल का मैटर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्राइवेट मेंबर बिल। इसको बनाएगा कौन? इसको बनाएगा मिनिस्ट्री। ज्यादातर लॉ मिनिस्ट्री बनाती है। तुम लोग जब आईएएस ऑफिसर्स बनोगे तुम इस बिल को बनाया करोगे। प्राइवेट मेंबर बिल वो खुद ही बनाएंगे। पब्लिक बिल यानी कि सरकारी बिल को पेश करने से पहले 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है कि हम 7 दिन पहले ही बता देते, देखो जी हाउस में हम इसको पेश करने वाले हैं। एट दैट प्राइवेट मेंबर बिल वाले को 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है कि 1 महीना पहले बताना पड़ता है कि देखिए प्लीज हमें समय दे दीजिए, हम इस बिल को पेश करने वाले। इसका पास होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पूरी सरकार की बहुमत उसके पीछे होती है। सो द पैसेज प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं बिकॉज ये इंडिविजुअल है, इसके पीछे सरकार की ताकत नहीं है। अगर ये बिल रिजेक्ट हो गया तो सरकार की बड़ी मिट्टी पलीत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुमत थी, ऐसा लोग बोलते थे, लेकिन फिर भी वो बिल नहीं पास हुआ, तो उसकी इस तरह से बड़ी सिचुएशन खराब हो सकती है। लेकिन अगर इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर हो जाए कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो इशू रिलेटेड टू ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास 2 तरह के हो गए। क्विकली रिकैप करेंगे। ये है मिनिस्टर, ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लिखते चले जाओ। ये मिनिस्टर सरकारी बिल, ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, ये इंडिविजुअल की है, ये मिनिस्ट्री या लॉ मिनिस्ट्री करते हैं, ये इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद बनाता है। ये 7 दिन का नोटिस होता है, ये 1 महीने का नोटिस होता है। इसमें पास होने के चांस ज्यादा है, इसमें पास होने के चांस कम है। ये पास नहीं हुआ, सरकार की बड़ी मिट्टी पलीत होगी, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वो सरकार तो मूव ही नहीं कर रहा। सिंपल एज दैट। आई होप तुमको समझ में आ गया। तुम्हारे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहीं से हो गए। लेट्स गेट डाउन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम करेंगे बेस्ड ऑन प्रोसीजर। तो पहली क्लासिफिकेशन हो गई हमारी पब्लिक और प्राइवेट, सरकारी और नॉन सरकारी, राइट। दूसरा है प्रोसीजर पर। चलो अब प्रोसीजर पर हमारे पास है 4 तरह के बिल्स। हमारे पास 4 तरह के बिल्स कौन कौन से हैं? हमारे पास है नंबर 1 ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। दूसरा मनी बिल, द मनी वित्त विधेयक। फाइनेंशियल बिल, वेरी रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन, संशोधन। 4 तरह के बिल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि ये क्या करेंगे और इनको पास कैसे किया जाएगा। फिर से बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कौन मूव कर रहा है, वो कौन से 2 बिल्स है? सर वो है पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। ये कौन सी क्लासिफिकेशन है कि जी प्रोसीजर क्या है या फिर इस बिल का उद्देश्य क्या है। 4 टाइप्स ऑफ बिल। नंबर 1 ऑर्डिनरी, नंबर 2 मनी, नंबर 3 फाइनेंशियल, नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जल्दी बोलो। ऑर्डिनरी, मनी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फाइनेंशियल बिल। 4 बिल हो गए। ये किस बेसिस पे? प्रोसीजर, कैसे पास किया जाएगा, इन बिल्स का पर्पस क्या है। सो ये बिल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास 4 कैटेगरीज हो गई। हमारे पास हो गई कॉन्स्टिट्यूशन, मनी, फाइनेंशियल, ऑर्डिनरी। लिखते चले जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन, मनी, फाइनेंशियल, ऑर्डिनरी। इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, हम चारों ही करेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड ऑर्डिनरी बिल, ये 4 तरह के बिल्स है।
4 तरह के बिल्स है। पहले वाला था पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, मनी, फाइनेंशियल, ऑर्डिनरी। कॉन्स्टिट्यूशन, मनी, फाइनेंशियल, ऑर्डिनरी। वो किस बेसिस पे था? सर इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? ये किस बेसिस पर है कि जी टाइप ऑफ बिल क्या है, इसको पास कैसे करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। करना क्या होता है, चाहे कोई भी बिल हो, हमारे पास 4 तरीके होते हैं। पहले इस बिल एक प्रपोजल है। बिल क्या होता है? बिल का मतलब एक प्रपोजल होता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का अरेस्ट हो, हम चाहते हैं कि इस तरह का टैक्स लगे, हम चाहते हैं कि इस तरह की प्राइवेसी हो, हम चाहते हैं कि इस तरह की पॉलिसी बने। एक प्रपोजल बनाते हैं, फिर यह पार्लियामेंट पास करता है, फिर पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा पास करेगा, फिर उसको वो प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, प्रेसिडेंट उस पर सहमति साइन करेंगे, फिर वो बन जाता है लॉ। तो कोई भी बिल हो, कोई भी बिल हो, तो हमारे पास पहला है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उस पर बहस होगी, फिर पार्लियामेंट पास करेगा, फिर प्रेसिडेंट साहब उसको सहमति देंगे, जिसको असेंट बोला जाता है, ASSENT, और फिर वो लॉ बनेगा। समझ में आ गया? तो ऑर्डिनरी हो बिल भी ऐसे ही चले जाएगा, मनी बिल भी ऐसे ही जाएगा, फाइनेंशियल बिल भी ऐसे ही जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी ऐसे ही जाएगा, पब्लिक बिल भी ऐसे ही जाएगा, प्राइवेट बिल भी ऐसे जाएगा। ये सबके लिए एक समान तरह का प्रोसीजर है। लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। तो हम शुरू कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से। नाम से समझ में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करे। वाह, सिंपल सी बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करे उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। द बिल जो होता है वो आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब्ड है। मैं तुम्हें एक फ्री की राय दे देता हूं। क्या राय है सर? राय है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन खरीद लो। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन का या तो PDF डाउनलोड कर लो, गूगल पे जाओ, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पे भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। सर्च करो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया PDF फ्री। ओके, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पे भी मिल जाएगा, बहुत जगह पे फ्री में मिल जाएगा। या तो उसको PDF डाउनलोड कर लो, नहीं तो 200-300 रुपए की किताब मिलती है, उसको रख लो, पढ़ते रहोगे, पास हो जाओगे। उसके एटलीस्ट पास होने के चांसेस ज्यादा है तुम्हारे UPSC के। सो आर्टिकल 368 में कौन सा है सर? आर्टिकल 368 में है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। लिख लो, ये कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रेट अवे। ओके, कोई खास टेंशन नहीं होती, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ये हो गया। ऑलराइट, फिर इस बिल को पास करने के लिए दोनों हाउसेस की जरूरत पड़ती है। लोकसभा में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और राज्यसभा में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मैंने क्या बोला सर? इसको लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, शुरुआत किया जा सकता है, और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। इसको पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा को 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का बहुमत चाहिए होता है। यानी कि जितने मेंबर्स है, जितने वोट कर रहे हैं, जितने प्रेजेंट है, उनका 2/3 बहुमत चाहिए होता है, तब उसको पास माना जाता है। आमतौर पे हम लोग क्या बोलते हैं? आमतौर पे बोलते हैं 50% हो गया तो पास हो गया। नो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ दोस्त जो प्रेजेंट है सदन में और वोट कर रहे हैं। कभी कभी कोई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसा होता है जिसको कि स्टेट्स को भी भेजना पड़ता है, राज्यों को भी भेजना पड़ता है। क्यों भाई, उनको क्यों भेज रहे हो? देखो, कभी कभी संविधान को चेंज करते टाइम जो केंद्र में, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिश्ता होता है, जिसे संघ का रिश्ता या फेडरल रिलेशंस बोलते हैं, उसमें चेंज होने का चांस है। जैसे फॉर एग्जांपल 7th शेड्यूल चेंज कर दिया, तो डू यू रियलाइज कि 7th शेड्यूल से सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस में ऑल्टरेशन होगा, तो फिर सिर्फ पार्लियामेंट उसको नहीं पास करेगा, फिर एटलीस्ट हाफ द स्टेट, सब चिल्ला के बोलेंगे, एटलीस्ट हाफ द स्टेट्स। ये UPSC का क्वेश्चन आया हुआ है, सारे स्टेट्स नहीं, हाफ द स्टेट्स ने अपने अपने विधानसभा में इसको पास करना चाहिए। एटलीस्ट, फिर से बोलो, हाफ द स्टेट्स, आधे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैविंग विधानसभा, जितनी विधानसभा देश में है उनमें से कम आधे स्टेट्स ने उनको हां बोलना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से फेडरल रिलेशन बदल रहे हैं तो बाकी सब में केवल पार्लियामेंट करेगा, लोकसभा और राज्यसभा करेंगे। सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। लेट्स गो डाउन टू द नेक्स्ट बिल। नेक्स्ट बिल इज मनी बिल। मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है,
अगर तुम चाहते हो तो यूट्यूब पर चले जाओ, उसमें मैंने मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का डिफरेंस बताया। मनी बिल से तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये वित्त विधेयक है, ये पैसे से रिलेटेड है, इसमें टैक्सेस की बात होती है, इसमें बोरोइंग्स है, इसमें हमें फंडिंग कहां से हो रही है, सब कुछ। तो इसके लिए एक आर्टिकल पढ़ना पड़ता है और वो आर्टिकल है 110। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं यहां पर नहीं डिटेल में करूंगा, लेकिन मैंने एक डिटेल में पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे तुरंत जाओ और मनी बिल और फाइनेंशियल बिल डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा के नाम से ढूंढ लो, प्लीज उसको पढ़ लेना, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। सो मनी बिल में क्या क्या डील हो रहा है? मनी बिल में डील हो रहा है मैटर्स सच एज, मैं साइड से हट जाता हूं, मैटर्स सच एज, ये तुम लोग लिख लो, कॉपी कर लेना इसको। मैटर्स जिसमें आएंगे टैक्सेशन, बोरोइंग, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, अप्रोप्रिएशन, ऑडिट अकाउंट्स, प्लीज याद रखना, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, और इसमें जो की वर्ड है, जो सबसे ज्यादा जरूरी वर्ड है, वो है ओनली। क्या वर्ड है? ओनली। ये तुम्हें क्वेश्चन आता है, एक बार कभी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 110 खोल के देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं जो तुम्हें बोल रहा हूं उसका महत्व क्या है। तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन खोल लेते यार, फिर तुम लोग बोलोगे कि सर ये आपने क्या पढ़ दिया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो मैंने यहां पे लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर अ बिल शैल बी डीम टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली, वर्ड क्या है? ओनली, 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 ओनली। जो केवल 110 अनुच्छेद से डील कर रहा है वो होते हैं मनी बिल। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुली अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसको पकड़ो। मनी बिल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। अब इसी में आर्टिकल 110 सब क्लॉज 3 देख लो। 110 सब क्लॉज 3 देखोगे तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह लिखी है कि अगर कोई डाउट होगा या कोई क्वेश्चन उठे कि क्या यह मनी बिल है या नहीं है, तो फाइनल सर्टिफिकेशन इसकी स्पीकर करेंगे। कौन करेंगे? इसकी फाइनल सर्टिफिकेशन स्पीकर करते हैं। तो मैं फिर से पढ़ लेता हूं। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, the decision of the speaker of the house of the people thereon shall be final। एक और बड़ा सॉलिड क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सर्टिफाई करता है वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट? आंसर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कितने सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए। सो मनी बिल जो होता है वो हमेशा होता है। तो एक बार क्विकली यहां पर देख लेते हैं। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है, तुम एक ये वीडियो भी देख लोगे तुम्हारा बड़ा फायदा हो जाएगा। आर्टिकल कौन सा है? 110। इंट्रोड्यूस कहां होगा? ये केवल लोकसभा में होगा। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन इसमें जरूरी है। नाउ इसमें एक वर्ड है कि यहां लिखा है इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर ओनली, ये केवल बजट के लिए है। याद रखना, मनी बिल, अलग टाइप के मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर, केवल बजट के लिए लिखा है। प्लीज याद रखना, मनी बिल प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में आप क्लियरली टेंशन मत लो। सर इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें सारी ताकत लोकसभा की है। किसकी ताकत है? लोकसभा की है। क्यों? हां, पहला स्टेप जरूर यह है कि प्रेसिडेंट साहब को रेकमेंड करना पड़ता है। पहला आशीर्वाद प्रेसिडेंट साहब देते हैं। फिर ये इंट्रोड्यूस कहां होगा? सर ये इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में। कभी भी मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। राज्यसभा का तो इसमें केवल एक औपचारिक यानी कि फॉर्मल रोल है। राज्यसभा को केवल 14 डेज मिलते हैं। अब 14 डेज में, 14 दिनों में राज्यसभा चाहे तो उसको पास कर दे, चाहे उसके रेकमेंड करे कोई चेंजेस, और लोकसभा का बोले देखिए हम ना चाहते हैं कि ये चेंजेस किए जाए। लोकसभा उन चेंजेस को माने या ना माने, कंप्लीटली लोकसभा की मर्जी है। सो लोकसभा इसमें राजा है। प्लीज याद रखना, इसको पावर ऑफ द पर्स बोलते हैं। लोकसभा मनी बिल में राजा है। इनफैक्ट प्रेसिडेंट साहब को भी बाद में इस बिल को रिटर्न करने की आजादी नहीं है, यानी कि लोकसभा ही है जो कि पावर ऑफ द पर्स रखता है। अब इसी से रिलेटेड एक मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो। अगर ओनली वर्ड आ गया, मैंने क्या बोला? अगर ओनली वर्ड आया,
ओनली 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 मनी, सिर्फ पैसे की बात हो रही है, तो उस बिल को मनी बिल बोलते। अगर उसमें कुछ भी और आ जाए, मैं क्या बोला, अगर उसमें कुछ भी और आ जाए, जरा सा भी कुछ और, या कोई और पॉलिसी आ जाए, कोई और सरकार की थॉट प्रोसेस आ जाए, तो उसको फिर मनी बिल नहीं बोलते, उसको फाइनेंशियल बिल बोलते। सो अगर फाइनेंशियल बिल है तो हम देखेंगे आर्टिकल 117 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मनी बिल के लिए कौन सा आर्टिकल था? सो मनी बिल के लिए आर्टिकल था 110। फाइनेंशियल बिल के लिए कौन सा आर्टिकल है? फाइनेंशियल बिल के लिए आर्टिकल है 117। मनी बिल ओनली मनी, केवल पैसा। फाइनेंशियल बिल, मनी बिल जो पैसे से रिलेटेड है, प्लस कुछ और भी हो जाए तो उससे फाइनेंशियल बिल बोलते। सो याद रखने वाली बात, एक बड़ा अच्छा नियम है। नियम यह है जो तुम्हें याद रखना है, मैं तुम्हें ट्रिक दे रहा हूं। एक साइड पे मनी बिल है, एक साइड पे फाइनेंशियल बिल है। तो मनी बिल क्या हो गया सर? मनी बिल हो गया मनी बिल ओनली, ओनली। और फाइनेंशियल बिल क्या हो गया? फाइनेंशियल बिल हो गया मनी बिल प्लस कुछ और। तो यानी कि फाइनेंशियल बिल एक बड़ी कैटेगरी होगी, मनी बिल एक छोटी कैटेगरी, उसमें से एक छोटी कैटेगरी होगी। तो क्या बोला जाता है? बोला जाता है ऑल मनी बिल्स, ये लाइन याद रख लेना परमानेंटली, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। मेरी बात समझ में आई? मनी बिल ओनली है, फाइनेंशियल बिल में मनी के साथ साथ कुछ और भी बात है। तो ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल, एक बड़ी कैटेगरी हो गई फाइनेंशियल बिल की। ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, लेकिन ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी को बड़ा मजा आता है ये क्वेश्चन पूछने में। तो आज के बाद नहीं पूछेंगे, वो हो गया जी, काम हो गया हमारा। सो ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। सो 117 में, आर्टिकल 117 में फिर दो पार्ट्स को याद कर लो। एक है टाइप 1, एक है टाइप 2। जो टाइप 1 है वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, जो टाइप 2 है वो या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। मैंने इस बात समझा दिया? अभी अभी मैंने क्या बोला सर? मनी प्लस कुछ और, वो हो गया फाइनेंशियल बिल टाइप 1। सिर्फ खर्चा, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, हियर मी आउट। सिर्फ खर्चा यानी कि पैसे की बात हो रही है, लेकिन वो 110 में नहीं लिखा हुआ, तो वो हो जाएगा फाइनेंशियल बिल टाइप 2। मैं फिर से बोलता हूं, फिर से सुनो। मनी 110, मनी 110 मनी बिल, इसके आगे लिख दो ओनली। फिर मनी प्लस समथिंग एल्स, मनी 110 प्लस समथिंग एल्स, फाइनेंशियल बिल टाइप 1। नंबर 3, मनी बट वो 110 में नहीं है, तो वो हो गया फाइनेंशियल बिल टाइप 2। तो तीनों में मनी 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 लग रहा है, पैसे की बात हो रही है, इसीलिए इसको हम एक कैटेगरी में बोलते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, मनी 110 ओनली, रुक जाओ, मनी बिल। मनी 110 प्लस कुछ और, फाइनेंशियल बिल टाइप 1। मनी लेकिन 110 को छोड़ के कहीं और से मनी का खर्चा, फाइनेंशियल बिल टाइप 2। यह याद रख लेना, जो मैंने अभी देखा अपने आप तुमको क्लैरिटी हो जाएगी। लास्ट बिल जो हम लोग करेंगे वो है ऑर्डिनरी बिल। बाकी सबके बारे में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया, मैंने मनी बिल कर लिया, मैंने फाइनेंशियल बिल कर लिया। अगर कुछ भी छूट गया है, उसके लिए जो बिल है वो होता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल बाकी सबके लिए, एवरीथिंग एल्स के लिए ऑर्डिनरी बिल है। सो ये किसी भी हाउस में आ जाएगा, इसको बोर्ड पे देखते जाओ। ये लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। ये मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, यानी कि 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग की चाहिए होती है। अगर लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद हो जाए तो ज्वाइंट सेशन भी कर सकते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की ताकत बराबर होती है। तो राज्यसभा का मनी बिल में उसका तो सिर्फ 14 दिन का रोल था, यहां पूरा रोल है। सो ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा की ताकत एकदम बराबर मानी जाती है। कोई और बिल जो नाम ले लो, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, एनवायरमेंट लॉ से रिलेटेड, कुछ भी बातें बाकी के लिए करते, ये सारे के सारे होते हैं ऑर्डिनरी बिल।
जिसमें मनी बिल मैंने तुम्हें समझा दिया, पैसे से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड 110, 117 वो हो जाएंगे सारे मनी और फाइनेंशियल बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो किसी में भी ऐसा आएगा ना कि कोई नया अनुच्छेद आ रहा है, कोई शेड्यूल चेंज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से, वो हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो एक बार फटाफट बोर्ड पे देख लो, तो हमारा रिवाइज करवा लेता हूं मैं। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये कहां इंट्रोड्यूस हो सकता है? सर ये लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकता है और राज्यसभा में स्टार्ट हो गया। याद हो गया ये? ओके, याद होगा कि नहीं हुआ? तो इसमें मेजोरिटी कितनी चाहिए होती है? सर इसमें चाहिए होते 2/3, राइट। मनी बिल लोकसभा में हमेशा स्टार्ट होगा, इसको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। इसमें राज्यसभा का रोल बड़ा कम होता है, केवल 14 दिन का होता है। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 जो होगा वो लोकसभा में होगा, टाइप 2 होगा वो लोकसभा या राज्यसभा में भी होगा। इसमें भी सिंपल मेजोरिटी है, इसमें भी दोनों हाउसेस की जरूरत पड़ती है। ऑर्डिनरी बिल भी कहीं भी लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा में भी, और इसको सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। सिंपल एज दैट। तो ये समराइज कर देना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो खींच लेना और याद करते हुए चले जाना। आई होप तुम लोगों को मजा आया। मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन तुमको पूरा का पूरा टॉपिक पता चल गया है। मुझे ऐसे उम्मीद है कि तुमको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेक श्योर इसको रिवाइज करो और ये 5 वीडियोस को 2-3 बार देख लो यार, छोटे छोटे वीडियोस है। एक बार ये फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई डाउट आएगा मेरी स्पेशल क्लासेस में आ जाओ, फ्री क्लासेस है, आ जाओ वहां पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। कोई भी डाउट होगा, आई विल हैंडल इट फॉर यू। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। नेक्स्ट टाइम देखते हैं आगे के टॉपिक्स। तुम्हें मैं YouTube पर भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट्स बता दूंगा, ताकि तुम्हारे फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग हो जाए, एंड दैट विल पेव योर वे टू क्लियर दिस एग्जाम। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।